जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 20 के पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में बनते हैं सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को मेरे भाई हर एक तरीके से बताने वाले हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से जो होगा उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो बेसिक लगेगा बताना जरूरी है उसको बेसिक से भी बताएंगे और जो ऑप्शन के माध्यम से लगेगा उसको हम ऑप्शन के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है ना। तो हर तरीके से आपके माइंड को है ना वो खोलने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ताकि आप हर तरीके से सोच पाए। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है यदि x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 बराबर 6 है और x पे पावर 1/3 माइनस y पे पावर 1/3 बराबर 2 है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान पूछ रहा है, इसको चाहे तो साथियों बेसिक माध्यम से भी आप क्यूब करके निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको सबसे अच्छा यहाँ पर एक मेथड दिख रहा है मेरे भाई, वो है ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड हम यदि करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए x का कोई मान ऐसे बैठाते हैं मेरे दोस्त कि क्यूब करने पे मेरे भाई उसका क्यूब हो, कोई x का मान ऐसा रखे हैं जिसका जो किसी क्यूब का संख्या हो। ठीक है ना, किसी नंबर का क्यूब हो। तो यहाँ पर यदि देखते हैं 64 रखते हैं मेरे भाई, तो 4 का क्यूब है, यानी ये कट जाता है 1/3। अब देखिए 4 आ रहा मेरे भाई यहाँ पर, और यदि यहाँ y का मान हम 8 रखते हैं तो 8 का 1/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 + 2 बराबर 6 आ रहा मेरे भाई, सेटिस्फाई कर रहा। अब यहाँ पर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का मान देखिए 64 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 4 माइनस फिर 8 का 2 हो जाएगा, 4 - 2 तो 2 हो रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो बस अब कुछ पूछ क्या रहा मेरे भाई, y का मान 8 रखे हैं ना, y का मान 8 रखे, तो x × y का मान पूछ रहा है। 64 × 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 512 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन का जरूरी नहीं है कि आप बेसिक उसको जाने या फिर बेसिक तरीके से बनाना सीखें। जो दिख रहा है मेरे में जैसा देश वैसा भेज। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन उस तरीके से हमको रिएक्ट करना। और जितना हम तो चाहते हैं जितना कम से कम हो सब बेसिक मेथड या फिर फार्मूला लगाकर यूज करें। ठीक है ना। हम तो चाहते हैं 2500 क्वेश्चन वैल्यू पुट करने के बाद बन जाए या फिर ऑप्शन के माध्यम से बन जाए। ठीक है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ क्वेश्चन सभी मिला जुला रहता है। ठीक है ना। तो हम लोग को सभी को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए ये पसंद आया मेरे भाई तरीका, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन और इससे बढ़िया आने वाला है साथियों। देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों के अंदर से हराया है। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया है और केवल 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा जीतने वाले उम्मीदवार का जो मत है उसका प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले यदि इसको हम ऑप्शन से देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन से थोड़ा सा देखिए जीतने वाले उम्मीदवार कितना है मेरे भाई, 41,250 है ना। अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों से हरा था, मतलब जो इसका जैसे ये विनर है। ठीक है ना, और ये रनर होगा, तो इसको मेरे भाई 41,250 वोट मिल रहा, तो इसको जो है रनर को हारने वाला 7500 कम वोट इससे मिला होगा। तो इससे 7500 कम वोट मिलेगा मेरे भाई, तो घटा देंगे 0, 5, 7, 3 इतना आ जाएगा मेरे भाई, यही आएगा। 33,750 वोट मिला होगा हारने वाले को। अब पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा है ना कुल मतों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली जो होगा ये मेरे भाई 41,250 बटे ये टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, जोड़ देंगे 0, 5 में 10 के 0 बाकी 1, 7 दूनो 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4 1 5 4 3 7 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा ना, ये किसका मल्टीपल है देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। ये देखिए 4 2 6 हो गया मेरे भाई, 6 + 0 6, 5 1 6, यानी 6 - 6 मेरे भाई 0 आ रहा, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन कोई देखते हैं, मिल जाता है सही। ऑप्शन नंबर देखिए बी 55 आ रहा है ना, 11 का मल्टीपल है मेरे भाई। कुछ नहीं करेंगे, इतना काटेंगे भी नहीं। देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पर आपको बता देता हूँ,
लेकिन इतना थोड़ा कैलकुलेशन कर दिए ताकि आपको आगे का स्टेप भी समझा दें, ठीक है ना। बाकी तो इतना कर लीजिएगा, मुझे पता है। लेकिन देखिए डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ उम्मीदवार जीतने वाला जो उसका मत प्रतिशत कितना, तो जीतने वाला उम्मीदवार को इतना वोट मिल रहा, मतलब ये होगा ऊपर में, तो ये होगा मेरे भाई किसी का मल्टीप्लीकेशन के साथ, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी देख लेते हैं इसमें और नंबर कितना है, छोटा से छोटा देख रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ 11 का मल्टीपल है मेरे भाई, कोई ऑप्शन देख लेते हैं 11 का मल्टीपल है तो एक ही ऑप्शन है बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी करना, ऐसा कब आपके माइंड में सर्कुलेट होगा, जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तब, ठीक है ना। हालांकि कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी चीज नहीं है, आप देख लीजिए करके देखिए। 2 जीरो 2 जीरो समाप्त, 1 जीरो 1 जीरो खत्म मेरे भाई। अब इसको 5 बार में काटेंगे, 15 पचे 75, 5 अच्छी 40, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब इसको काटेंगे 15 पचे 75, 7, 15 पचे 75 हो गया ना, 55% आ रहा ना। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, काफी लंबे समय बाद पिरामिड और प्रिज्म का सवाल देखने को मिला है। बोल रहा कि 1280 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन का एक पिरामिड जो है 16 सेंटीमीटर के वर्ग आधार पर बनता है, यानी 16 सेंटीमीटर वर्ग है ना, उसके आधार पर ये पिरामिड बना होगा। तो पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो देखिए सबसे पहले इसमें मेरे भाई क्वेश्चन इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, पिरामिड का या प्रिज्म का जो भी पूछे। तो पिरामिड मिड का मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। पिरामिड का मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है मेरे भाई, लिख लेना 1/2 इंटू आधार का परिमाप होता है मेरे भाई, आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई मतलब जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक। तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट में एल लिख देते हैं, प्लस जो होगा मेरे भाई आधार का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए इसका आयतन दिया हुआ पिरामिड का, और पिरामिड का आयतन भी लिख लीजिए। पिरामिड का आयतन मेरे भाई होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है मेरे भाई, ऊंचाई होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर आयतन दिया हुआ मेरे भाई 1280 बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आधार किसके जैसा बना है, वर्ग के जैसा, तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा मेरे भाई। 256 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इंटू ऊंचाई h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से क्या निकालेंगे, यदि यहाँ काट देंगे 2 बार में मेरे भाई, ये 5 बार में कटेगा टोटल, ठीक है ना, 256 को 5 बार, तो h बराबर मेरे भाई 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए हमको चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया में हमको बाधा डाल रहा तिर्यक ऊंचाई, हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना, तिर्यक ऊंचाई तभी निकलेगा जब ऊंचाई निकलेगा तब। अब देखिए ये मेरे भाई ये जैसे एक वर्ग है, ठीक है ना, ये वर्ग है मेरे भाई, और ये पिरामिड है। आप एज्यूम कीजिएगा मेरे भाई इस तरीके से पिरामिड बना हुआ है, ठीक है ना, पिरामिड इस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्या करेंगे, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालेंगे इस साइड पे मेरे भाई। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भुजा आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई, और ये ऊंचाई आपको दिया हुआ 15 दिया हुआ है ना, तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तिर्यक ऊंचाई तो 17 हो जाएगा ना 17, बस तिर्यक ऊंचाई 17 आ गया। अब करना क्या है, देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू 16 हो जाएगा, आयत का वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू 16 इंटू तिर्यक ऊंचाई 17 प्लस आधार का क्षेत्रफल 256 हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे मेरे भाई ये, ठीक है ना, 16 दूना 32, यदि इसको देखिए 256 16 कितना हो जाएगा 272 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 आ रहा है, ठीक है ना, 544 और ये 256 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 के शून्य बाकी है 800 आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए इसमें टाइम लग गया नो डाउट,
लेकिन ये देखिए यहाँ क्वेश्चन बताने का पर्पस मेरा था मेरे भाई, हर एक ही देखिए एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज आपको बता दी है ना, तो जब तक आपको इसका फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाइएगा। बहुत ही अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जाता है, पीटीएम भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना, इसलिए डाल दिए हैं। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 208 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार और शीर्ष की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले छिन्नक होता क्या है मेरे भाई, छिन्नक ध्यान रखिएगा कि ये बाल्टी के आकार का होता है, उसी को छिन्नक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो बाल्टी का आकार क्या होता है मेरे भाई, कुछ इस तरीके का होता है। यदि मैं बाल्टी बनाऊं तो इस तरीके का कुछ बनेगा ना, इस तरीके का बाल्टी बनेगा मेरे भाई, यही छिन्नक है, ठीक है ना। अब इसका मेरे भाई त्रिज्या जो दिया हुआ है 10 और 6 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला जो त्रिज्या ये वाला होगा मेरा सर्कुलर, ये बाल्टी का ऊपरी भाग होगा तो वो बड़ा फैला होता है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडिया जो दिया हुआ है कैपिटल R बराबर जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होगा मेरे भाई, ये स्मॉल r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे पूछ रहा छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, मतलब छिन्नक की ये ऊंचाई पूछ रहा है मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का क्या होता है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, ये होता है पाई इंटू r प्लस r इंटू जो होता है l होता है। l का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई l को बोलते हैं, जो कि ये तिरछी ऊंचाई, इसी को बोलेगा तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए ये हुआ कैसे मेरे भाई, असल में देखिए एक शंकु, यदि मैं आपको बताऊं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलते हैं कि पाई आर एल होता है, पाई आर होता है मेरे भाई, और इसके त्रिज्या ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए शंकु यहाँ पर नुकीले भाग नहीं है, कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है, तो क्या होगा, ये पाई आर ए को मान लिया जाए ये कैपिटल आर है, ठीक है ना, पाई आर एल हुआ। अब ये वाला इसका तो भी निकालिएगा मेरे भाई, पाई आर एल, ठीक है ना, बस यही तो छिन्नक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, बस ऐसे ही निकला ये फॉर्मूला मेरे भाई, ठीक है ना। नहीं तो आप रटना चाहते हैं तो रट लीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है 208 पाई है मेरे भाई, बराबर r प्लस r, मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16 इंटू एल नहीं पता है, देखिए कितना है, हाँ पाई होगा ना यहाँ पे, एक मिनट, पाई इंटू 16 इंटू एल। अब पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई। अब इसको काटेंगे, 16 कम 16 16 48, एल बराबर जो आया मेरे भाई 13 आ गया, ठीक है, 16 कम 16 4 16 48, ठीक है। एल जो है मेरे भाई ये 13 आ गया। अब आपसे ऊंचाई पूछ रहा हूँ, ऊंचाई नहीं निकलेगा, ऊंचाई बिल्कुल निकल जाएगा मेरे भाई। तो इसका छिन्नक की ऊंचाई क्या होगा मेरे भाई, या फिर एल बराबर होता है एल बराबर मेरे भाई, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के होल स्क्वायर होता है, जिससे बस पाइथागोरस का यूज किए, यहाँ बड़ा आर यहाँ छोटा आर, दोनों को घटा दिए, बाकी एच स्क्वायर तो होता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ आधार आर माइनस आर होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एल का मान दिया हुआ है 169 बराबर मेरे भाई एच स्क्वायर, एच का ही मान पूछ रहा प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, 10 माइनस 6 कितना होगा 4 के होल स्क्वायर मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर मेरे भाई 100 कितना आएगा 53 आ जाएगा, 153 ही आएगा ना। तो एच बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई रूट 153 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, एच बराबर रूट 153, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को देने का पर्पस मेरे भाई बहुत कुछ सिखाना। पहला नंबर तो छिन्नक बोलता किसको, बाल्टी को बोलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता है, जैसे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये यहाँ ये वाला हुआ है, ये वाला ना, बाकी इसका ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे वाला भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये भी जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना। तो ये ऐसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आपको बता ही दिए, देखिए शंकु बना के बताया ना, तो ये चीज सिखाने का पर्पस था। उसके बाद बाकी ये देखिए हाइट, तिर्यक ऊंचाई और रेडियस के बीच का रिलेशन ये होता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही काम देने वाला, बहुत कंफ्यूजन करने वाला, ठीक है ना।
साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस सवाल में होता क्या है स्टूडेंट्स के बीच कि जैसे ही देखते हैं ये सवाल मेरे भाई तुरंत लगते स्टार्ट कर देते हैं कि एलसीएम इसका निकालना, ठीक है ना, और जो एलसीएम होता है वही इसका आंसर दे देते हैं। लेकिन इतना मत करना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी बताया हूँ कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। कभी एलसीएम मत लेना मेरे भाई। देखिए सबसे पहले ये सभी से विभाजित होगा, जो भी नंबर ऑप्शन होगा आपके सामने 4 ऑप्शन, तो इन सभी नंबर में से कोई एक नंबर चुन लेना मेरे भाई, जो आपको हट कर लगे, उचित लगे, जो इजी लगे, ठीक है ना, वो चुन लेना। जैसे मैं चुन लेता हूँ 28 को, 28 जितना नंबर होगा सभी 28 से डिवाइड होगा, 28 से डिवाइड होगा मतलब 7 और 4 से डिवाइड दोनों होगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 4 से तो डिवाइड सभी नंबर है, लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम देख लेते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 पचे 35, 1 7 एकम 7 5, ये नहीं हो रहा, ये 7 पचे 35, ये भी नहीं हो रहा, 7 चौक 28, 6 ये भी नहीं हो रहा, ये देखिए 7 पचे 35, 7 एकम 7, ये 7 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, यानी आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है 7 से और 1-2 नंबर डिवाइड हो जाए मेरे भाई, तो क्या करना है, दूसरा नंबर चेक कर लेना है। मान लिया 34 है तो 34 को 17 गुने 2 कर सकते हैं, 17 से देख लेंगे, ठीक है ना, या फिर और कुछ लगे 75 है 3 से देख लेंगे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, आप किसी भी ऑप्शन को लेकर कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, ठीक है ना, जो आपको उचित लगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी भी एलसीएम मत लेना मेरे भाई, ऑप्शन पर जाना, डायरेक्ट एकदम निपटा के चलाना, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि जूली और सोमा एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलती है। जूली जो है सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, 4 घंटे के बाद वह 40 किलोमीटर दूरी पर होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति कितनी तेजी से चलता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं मेरे भाई, ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। बोल क्या रहा है, 4 घंटे के बाद जो है ना वो 40 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और इन दोनों के चाल के बीच का डिफरेंस 4 किलोमीटर है ना, एक दूसरे से एक जो है दूसरे से 4 किलोमीटर तेज चलती है, 4 4 8 4 किलोमीटर, यहाँ भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 4 किलोमीटर, यहाँ भी, मतलब ठीक है ऑप्शन। अब देखते हैं 4 घंटे के बाद 40 किलोमीटर दूरी दोनों के बीच होता है, 4 घंटे के बाद ये हो जाएगा 8 चौक 32, ऐसे ही हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 32 16 48 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन उनको पूछ रहा है 40 किलोमीटर। ऑप्शन बी देखते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 घंटे के बाद 28 किलोमीटर यहाँ पे, और ये 4 तिया 12, 28 12 40 किलोमीटर आ रहा मेरे भाई, ऑप्शन बी ये जो है हो सकता है। अब सी को देखते हैं तो 9 चौका 36, 5 चौका 20, बहुत ज्यादा, ये तो खत्म हो गया। ऑप्शन डी मेरे भाई तो अकेले 40 किलोमीटर हो जाएगा 4 घंटा, बाकी वो क्या नहीं चलेगा, तो ऑप्शन बी ही एक दिख रहा है मेरे भाई, जो 4 घंटे के बाद 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है ना। 4 घंटे के बाद देखिए जूली 28 किलोमीटर चलेगी, 4 घंटे के बाद सोमा जो है चलती है 12, 28 12 40 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसको बेसिक से बनाना, मान लीजिए पॉइंट है, ठीक है ना, अब जूली इधर चलती है और सोमा इधर चलती है मेरे भाई, इधर जूली मान लेते हैं चलती है और सोमा इधर चलती है, ठीक है ना। तो एक दूसरे का जो है ना, इसका एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है इससे सोमा का x मान लीजिए, इसका x+4। अब देखिए 4 घंटे के बाद मेरे भाई, 4 घंटे के बाद 40 किलोमीटर की दूरी पे होता है, तो समय बराबर 4 बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना होगा 40 बटे चाल, क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी स्पीड जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x+4। अब यहाँ से काट देंगे 10 आ जाएगा, 2x+4 बराबर 10, तो x बराबर 3 आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 3, ये आ गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 3 और 7 है, ऑप्शन यही मिल गया ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ देखिए एक दूसरे की ओर जा रहा है तो भी स्पीड यहाँ जुटेगा, ऐसा ना कि हो कि जैसे ट्रेन में पढ़ते थे कि इधर से एक जा रहा है उधर से आ रहा है, तो यहाँ पर जो मिलेगा तब ये इसका दोनों का स्पीड जो है x+5 जुटेगा, नहीं। मान ली इसी पॉइंट से एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भी स्पीड जुटेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हट कर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बाकी ऑप्शन के माध्यम से आप तो कर ही सकते हैं। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल B बराबर एंगल E है और एंगल F बराबर एंगल C है और AB बराबर
3 इंटू डी है, तो पूछ रहा दोनों त्रिभुज क्या होंगे। ऑप्शन आपके सामने सर्वांगसम और समरूप के रूप में देना है आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। अब देखिए एंगल बी बराबर एंगल ई बता रहा है, यानी एंगल ये बराबर एंगल ये होगा। अब एंगल एफ बराबर मेरे भाई एंगल सी होगा, यानी एंगल एफ बराबर जो है एंगल सी होगा। अब देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल ए और एंगल डी मजबूरन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा ना। तो एंगल ए बराबर मेरे भाई एंगल डी को जो है ना वो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंगल बी बराबर एंगल ई जो है और एंगल सी बराबर एंगल एफ है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए किसी दो त्रिभुज की जो है जो है ना, किसी दो त्रिभुज के सभी कोण जो है एक दूसरे, जैसे एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल ए एंगल डी के बराबर, तो ये त्रिभुज जो होगा मेरे भाई ये समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा मेरे भाई वो समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो ये सिमिलरिटी का साइन है, ये समरूप त्रिभुज होगा। अब देखिए बोल आगे रहा है कि ए बी बराबर 3 इंटू डी ई, तो ए बी बराबर मेरे भाई 3 इंटू डी ई है, तो ए बी बटे डी ई बराबर कितना आएगा मेरे भाई 3/1, यानी ए बी का मान 3 होगा मेरे भाई, तो डी ई का मान 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये समरूप आ गया, ये पता लग गया सभी एक दूसरे का कोण बराबर है मेरे भाई। तो यहाँ पर तो ध्यान है कि बोला ना तो सर्वांगसम ना ही समरूप, ऑप्शन सी तो ऐसे ही खत्म हो गया मेरे भाई। अब हमको फाइंड आउट करना कि आप सर्वांगसम है या नहीं, समरूप हमको निकल गया। तो सर्वांगसम मेरे भाई देखिए यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेंगे मेरे भाई, ए बी सी और डी ई एफ समरूप है, तो जितना ए बी का रेशियो होगा मेरे भाई उतना ही डी ई का होना चाहिए, जितना बी सी का होगा उतना ही ई एफ का होना चाहिए, जितना ए सी का होगा उतना ही डी एफ का होना ही चाहिए, तब जाकर वो सर्वांगसम होगा, ठीक है ना। समरूप तो हो गया, लेकिन इसका जो भुजा का रेशियो दोनों का अलग है, ये 3 है ये 1 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सर्वांगसम तो बिल्कुल है। यदि यहाँ पर भी 1 रहता या फिर यहाँ भी 3 रहता तो हम बोल सकते थे कि जो सर्वांगसम भी होगा, ठीक है ना। आप जैसे देखिए आपके आंख दोनों है ना मेरे भाई, एक दूसरे का सर्वांगसम है, ठीक है ना। और आपके आंख से इससे आप इमेजिन, जैसे आपके दोनों कान है, ये सर्वांगसम एकदम हूबहू दिखता है, ठीक है ना, उसी एंगल पर उसी के जैसा कलर है, सब कुछ है, ठीक है ना, सुनाई देता दिखाई देता सेम। तो आप बोल सकते हो वो सर्वांगसम है। बस कुछ इसी तरीके का इसमें भी आप यूज करिए, ठीक है ना, अपना कॉमन सेंस। तो ये समरूप क्या होगा मेरे भाई, सर्वांगसम लेकिन समरूप नहीं, ये तो गलत है मेरे भाई, समरूप तो होगा समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं, यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सर्वांगसम और समरूप दोनों बोल रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, सर्वांगसम तो होगा ही नहीं, तो सर्वांगसम वाला सीधे ऑप्शन काट देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, बाकी कुछ था नहीं। साथियों देखिए एक और सवाल है, स्टैटिक्स का है, ये भी पूछा जाता है बहुत। बोल रहा आंकड़ा दिया हुआ आपके सामने 2 2 3 5 15 15 15, फिर 20 21 23 25 15 23 25 का आपसे पूछ रहा बहुलक क्या होगा, यानी इसका जो है मोड क्या होगा मेरे भाई, ये आपको बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोड का मतलब बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखना है कि ये जितना भी नंबर है ना मेरे भाई, जितना भी डिजिट दिया आपके सामने, सबसे ज्यादा संख्या किसका है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर का रिपीटेशन है वो देखना। तो यहाँ पर देखिए 2 का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है मेरे भाई, 3 का रिपीटेशन 1 ही बार है, 5 का रिपीटेशन सिर्फ 1 ही बार, 15 का रिपीटेशन देखिए कितना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है मेरे भाई। क्या 4 बार से और किसी नंबर का है जिसका रिपीटेशन ज्यादा है, तो अब दिखता है नहीं। 25 का सिर्फ 2 बार है, 23 का 2 बार, यानी 15 का 4 बार है मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा जो भी नंबर का रिपीटेशन रहेगा वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए जब भी ऐसा आंकड़ा दे देगा आपके सामने और बहुलक पूछेगा तो सबसे ज्यादा जिस नंबर का रिपीटेशन है वही इसका बहुलक होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है
जिसमें ए बी जो है व्यास है, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। यदि एंगल डी बी सी बराबर 52 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए ई डी के माप क्या है। तो देखिए सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलता है? जिसके चारों कोण है मेरे भाई, चारों कोण इस त्रिभुज के परिधि को टच करता हो, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है मेरे भाई वो व्यास है यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी व्यास है। अब चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है ना, ये ए बी सी डी बन गया। अब विकर्ण है मेरे भाई ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी एक दूसरे को ई पर कट करती है, ठीक है ना। तो और दिया है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये एंगल मेरे भाई 52 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए ई डी का माप, यानी ये एंगल आपसे पूछ रहा। तो देखिए ये 52 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। सेम चाप डीसी द्वारा जो परिधि पर बनता है कोण सभी बराबर होता आपस में, तो ये चाप द्वारा बना 52 डिग्री, तो ये भी सेम 52 डिग्री बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आप देखिए क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा, त्रिभुज ए बी डी अर्धवृत्त पर बना हुआ है मेरे भाई। तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, मतलब कि जिसे देखिए ये अर्धवृत्त पर बना कोण है मेरे भाई, जैसे कि ये कोण है ना, तो ये कितना डिग्री होता है मेरे भाई? ये 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री अर्धवृत्त पर बना कोण, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। अब इस त्रिभुज ए ई डी में देखिए ये 90 डिग्री, ये 52 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई? हैं 38 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री पुराना है, तो ये 38 डिग्री बच जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था? एंगल ए डी का ही माप तो पूछ रहा है मेरे भाई, ये हो जाएगा 38 डिग्री, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना था, बस आपको पता होना चाहिए कि सेम चाप के द्वारा परिधि पर बनता कोण जो भी है सभी इक्वल होता है, और जो है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। आप नहीं पता है आपको तो आप लिख लीजिए ये पॉइंट। साथियों देखिए इस तरीके का सवाल अक्सर आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके जस्ट रिवर्स से वो मल्टीप्लाई कर देता है या उससे डिवाइड कर देता है, गुना करने के बजाय उससे डिवाइड कर देता है। तो उसमें आपसे पूछेगा कि उसमें त्रुटि जो है उसका कितना परसेंट आया है, कितना परसेंट त्रुटि है, ये बताना। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, फाइनली पहले करना क्या था, उसको बोलिएगा 5/8 से गुना करना था। यही तो बोल रहा, गुना की ही बात कर रहा है कि 5/8 से के स्थान पर 8/5 से गुना करना कर दिया। तो 5/8 से गुना करना था उसको, लेकिन कर दिया कितना? 8/5 से, ठीक है ना। असल में ओरिजिनल यही है मेरे भाई, ओरिजिनल यही है ना, रियल यही है, और ये फेक है मेरे भाई। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। अब इसको 5 × 5 करेंगे 25 आई, इसको 8 × 8 64। अब देखिए असल में किसी व्यक्ति को 25 लाने को कहा गया, लेकिन वो गलती से 64 ला दिया, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगा मेरे भाई? तो प्रतिशत त्रुटि इसका अंतर सबसे पहले ले लेंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ना, 39 का हो जाएगा। और ओरिजिनल में कितना लाना था नंबर मेरे भाई? 25 पर ही निकालेंगे ना, त्रुटि निकालेंगे तो ओरिजिनल नंबर पे ही निकालेंगे ना। तो ओरिजिनल नंबर 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, प्रतिशत में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा मेरे भाई, 39 चौका 36 के 6 बाकी 3 30 12 3 15 156% जो है त्रुटि आएगा। 936 के 6 बाकी 3 30 12 3 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, जो बोला है करने के लिए वो लिख दीजिए, और जो गलती से क्या कर देता वो लिख दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। अब ये भूल जाना है कोई नंबर भी था मेरे भाई, अब असल में उस व्यक्ति को 25 लाने के लिए कहा गया, लेकिन ले आया गलती से 64। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा मेरे भाई? तो प्रतिशत त्रुटि कितने का होगा मेरे भाई? 39 का होगा ना। कितने पर? ओरिजिनल पर ही निकालेंगे ना, जितना हमको कहा गया था, तो ओरिजिनल पर ही निकाले। 25 × 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्रतिशत में पूछ रहा, तो हो गया 156%, ठीक है ना। इस तरीके का सवाल ऐसे ही बनाना मेरे भाई, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि sin x + sin y इंटू sin x - sin y अपॉन cos x + cos y इंटू cos x - cos y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें x और y का वैल्यू कोई एंगल पुट कर देंगे। मेरे भाई सही अप्रोच है, करना भी चाहिए।
तो आप x और y का ऐसा मान पुट करें कि नीचे जीरो ना आए, ठीक है ना। तो नीचे जीरो ना आए तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, को x बराबर और y बराबर दोनों इक्वल नहीं लेना, क्योंकि यदि जीरो लेंगे मेरे भाई x का मान और y का मान भी जीरो लेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी आ जाता, लेकिन नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए हम सीधे यहाँ पर ऐसे और एक तरीका है कि दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सीधे कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बटे ये हो जाएगा मेरे भाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ से आसान हो गया एक्स और वाई का मान लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, वाई का मान हम यदि 90 डिग्री ले लेते हैं, y का मान 90 डिग्री ले लेते हैं और x का मान जो है 0 डिग्री ले लेते हैं, तो 0 डिग्री नीचे देख कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों नीचे 0 डिग्री लिए तो 1 माइनस कोस 90 का मान 0 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है मेरे भाई, 1 माइनस 0 ये आ रहा, ऊपर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर बाय मतलब 1 आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 बटे 1 कितना आएगा मेरे भाई माइनस 1, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब तोड़िएगा मेरे भाई सेम चीज आएगा, ठीक है ना, सेम चीज आएगा, जिसे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर जो भी तोड़िएगा ना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के टर्म में सेम आ जाएगा। मान लेते हैं कि देखिए ये भी आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई आएगा बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कट गया, माइनस 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप सिर्फ माइनस साइन होगा चेंज, बाकी कुछ नहीं, 1 आ जाएगा, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है तथा कोण ए एवं सी जो है वो न्यून कोण है। यदि कोसेक ए बराबर 2√2 हो तो आपसे पूछ रहा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ और एंगल ए और सी न्यून कोण बोल दिया। यदि नहीं भी बोलता तो एंगल ए और सी को मजबूरन न्यून कोण होना ही पड़ता, क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा बाकी दो एंगल तो 90 डिग्री से कम ही होगा ना, है कि नहीं। यदि 90 डिग्री से कम नहीं होगा तो फिर वो त्रिभुज बनेगा कहाँ से, तो बाकी दो को तो होना ही पड़ेगा। ये फालतू का दे दिया और ये भी मेरे भाई फालतू दे दिया। यदि आप ध्यान से देखिए तो देखिए पूछ कह रहा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो देखिए ये मेरे भाई साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है ना, यहाँ बी की जगह सी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए प्लस सी कर सकते हैं ना। साइन ए प्लस सी का फार्मूला यही है ना, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी होता है ना। यानी साइन ए प्लस बी का मान निकालना, यानी साइन एंगल ए प्लस एंगल सी का मान निकालना। तो देखिए एंगल बी का मान दिया हुआ मेरे भाई 90 डिग्री दे दिया हुआ और एंगल ए प्लस सी का मान पूछ रहे हैं। एंगल ए प्लस सी को जोड़ के भी 90 डिग्री ही होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं। ये 90 अकेला हो गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे बाकी 90 बचे तो यही दोनों, तो यानी साइन 90 डिग्री आपसे पूछ रहा मेरे भाई क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं मेरे भाई, सीधा आंसर डायरेक्ट पूछ क्या रहा, उसके बाद फिर हो गया खत्म कहानी। समकोण त्रिभुज बता दिया, सिर्फ समकोण बोल देता ना बस यहीं से निपट गया सवाल। देख रहे हैं तो एग्जामिनर है ना, आदमी को सामने वाला कोई ये समझता है कि कुछ मतलब आता जाता ही नहीं। मेरे भाई अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी अब तो आपको ये सब चीज़ें देखने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए कितना इजी तरीके से बना दिए। पसंद आया मेरे भाई ये मेथड तो वीडियो को फैला देना, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए। साथियों एक और सवाल है, देखिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करते हैं जितना भी अभी तक बताएं सभी के सभी समझ आया होगा। और समझ आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है बेनिफिशियल आपके लिए है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, अभी तक नहीं किए जो भी भाई, और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x बराबर -6 है तो x की पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 का मान कितना होगा। तो जब एग्जामिनर का मूड घसक जाता है ना मेरे भाई तो कुछ इस तरीके का सवाल डाल देता है। बताइए अब x की पावर 5 हम निकालते रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर पहले क्यूब निकालेंगे इसका, फिर स्क्वायर निकाल के फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इतना मत करना मेरे भाई, मैं ट्रिक जो देने वाला हूँ ना एकदम गढ़ कर रख लेना मेरे भाई अपने नोटबुक में, ठीक है ना। और पसंद आया ट्रिक तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जरूर।
जैसे जब आपके सामने x माइनस 1/x बराबर दिया रहे ना मेरे भाई, a दिया हुआ है मान लेते ये, तो आपसे पूछेगा x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है a पे पावर 5 प्लस 5 a³ प्लस 5 कर देना, ठीक है ना, बस इतना कर देना। ध्यान से देख लीजिए, x माइनस 1/x बराबर a दिया रहेगा, जो कि यहाँ -6 का स्थान ले रहा है, ठीक है ना ये, और पावर 5 पूछ रहा है, तो इतना कर देना। अब देखिए a पे पावर 5 मतलब -6 पे पावर 5 प्लस 5 इंटू -6 पे पावर 3 प्लस 5 इंटू -6। अब देखिए यहाँ पर चाहें तो ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 6 का मल्टीपल है या नहीं। 6 सभी में है ना, 6 का मल्टीपल है मतलब 2 या 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 2 का तो सभी है मेरे भाई, 3 का देखेंगे नहीं, डायरेक्ट 6 का ही देख लेते हैं, या 3 का देखिए। हालांकि ऑप्शन यहाँ 2-3 मैच कर रहा है कि 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब इसको करिएगा मेरे भाई, टोटल को मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो आने वाला -8886 आने वाला मेरे दोस्त, ठीक ना। आप कर देखिए, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हाँ करना पड़ेगा पावर 5, लेकिन आप क्यूब करिए, उसके बाद फिर स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई फाइनली करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है इसको पावर 5 भी करके इसको 3 कर दीजिए। बहुत होशियार है तो 6 पे पावर 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 6 पे पावर 2 बचेगा, फिर 5 इंटू 5 से बचेगा, फिर यहाँ प्लस 5 इंटू -6, इस तरीके से कर लीजिए, अब आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट फिर पार्ट 2 में लेकर आएंगे, और फिर एडवांस का क्वेश्चन बाकी अभी कुछ है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।